याद है सर। तो 1% कंपनी में या तो खोलने के लिए या नॉमिनी बनने के लिए एक जनरल रिक्वायरमेंट होती है कि सर, पुराना प्रोविजन ये बोलता था ओनली अ नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि कोई कंपनी है वो 1% कंपनी नहीं खोल सकती है, कभी नहीं खोल सकती। ओनली अ नेचुरल पर्सन लाइक मी, लाइक सिद्धांत और लाइक ओम, हु इज एज सिटीजन एन इंडियन सिटीजन, उसका इंडियन सिटीजन होना जरूरी था। ठीक है। एंड रेजिडेंट इन इंडिया, ये भी होना जरूरी था कि वो इंडिया में रहा हुआ हो, यानी कि रेजिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है। तो रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या था? पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग वन कैलेंडर ईयर, यानी कि जनवरी 2020 से दिसंबर 31 2020 तक, इस एक कैलेंडर ईयर में, प्रीवियस वाले कैलेंडर इमीडिएटली जो इस साल चल रहा है उससे पहले वाले इमीडिएटली प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में वो भारत में कम से कम 182 डेज रहा है। जब यहाँ रहेगा तभी तो यहाँ का कामकाज संभालेगा। रेजिडेंट इन इंडिया होना जरूरी था। ठीक है, पहले तो केवल नेचुरल पर्सन्स जो कि इंडियन सिटीजन है और रेजिडेंट इन इंडिया है, और रेजिडेंट का मतलब है 182 डेज out of 365 or 66 from the previous calendar year, only they shall be eligible to open or incorporate an OPC, and they shall be eligible to become a nominee of the member of the OPC। जो अकेला मेंबर है उसके नॉमिनी बनने की काबिलियत भी यही लोग रखते हैं, जो ये अपने क्वालिफिकेशन दी हुई है उसको पूरा करना था। लेकिन अब जो नया प्रोविजन आ गया है उसमें देखो, नेचुरल पर्सन वाली बात एज इट इज रखी गई है, जो कि एक इंडियन सिटीजन है वो वाली बात भी ऐसी रखी गई है। अब चेंज कहां पर आया है? वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, चाहे वो इंडिया में रेजिडेंट हो या नहीं हो, अब इस पॉइंट पे ढील दे दी है सर। वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, इफ ही इज रेजिडेंट समवेयर आउटसाइड देन आल्सो वी डोंट हैव प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड he has stayed in India for a period of not less than 120 days, यानी कम से कम 120 दिन वो इंडिया में रहा है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सर, एक तो कैलेंडर ईयर को इसने क्या कर दिया है? फाइनेंशियल ईयर कर दिया है। 182 डेज को क्या कर दिया है? 120 डेज कर दिया है। और रेजिडेंट की रिक्वायरमेंट में ढील दे दी है, दैट वेदर ही इज रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, यानी कि रेजिडेंट नहीं भी है तो भी चलेगा, बस इंडिया में 120 दिन होना चाहिए ताकि वो कामकाज संभाल सके उस ओपीसी का। 365 दिन में से 1/3 डे, देखो 360 को डिवाइड बाय 3 करोगे तो 1/3, पहले वो हाफ ईयर इंडिया में रहना चाहिए था, पहले 1/3। 6 महीना था, अभी हाँ, 4 महीना। अभी 4 महीना हो गया, यानी 1/3 ईयर भी इंडिया में रहे तो भी हमारा हम चलेगा, हमको चलेगा। ठीक है, तो तीन जगह चेंज आए। देखो, पिछले उसका जो क्वेश्चन पेपर था ना पिछले टर्म का, यानी कि अपने दिसंबर 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें इस कंसेप्ट पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ये बात ध्यान रखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक कैसा आया था क्वेश्चन कि एक बंदा था, उसने ओपीसी खोली थी, मिस्टर एक्स ने। मिस्टर एक्स की ने अपनी सिस्टर को नॉमिनी बनाया था। सिद्धांत, ध्यान है ये क्वेश्चन? सिस्टर को नॉमिनी बनाया था, हाँ सर। फिर उसमें है ना रेजिडेंट का एक कोई अड़ंगा लगा दिया था कि इतने दिन है या इतने दिन नहीं है, ऐसा कुछ था। तो चूंकि इस कंसेप्ट पे पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन इस बार क्या है, उसको रिप्लेस कर दिया नए प्रोविजन से। तो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ भी आए, आप लोगों को मिल सकता है देखने के लिए। मेरी समझ ऐसा बोलती है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पे से, क्योंकि उसमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट भी आ जाए तब तो हमको, तुम लोग को फंडा तो समझ ही आ गया कि सर ये याद कर लेना कौन एलिजिबल हुए हैं। अब किसकी एलिजिबिलिटी ओपीसी खोलने के लिए या नॉमिनी बनने के लिए? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन। नाउ वेदर ही इज रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट, दैट डजंट मैटर, बट he should had but he should have stayed in India for a period of at least 120 or more days during the immediately preceding financial year, बाबा। ये बात ध्यान रखना। Only he shall be eligible to incorporate OPC or he shall be eligible to become a nominee of the OPC। बढ़े सेकंड कंसेप्ट की तरफ।
ठीक है। हाँ सर। कन्वर्जन ऑफ ओपीसी टू अदर कंपनी। सर ओपीसी कंपनी जो होती है, पहले एक प्रोविजन था कि इसे फॉर्म होने के 2 साल के अंदर अंदर एक फुल फ्लेजेड प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में बदला नहीं जा सकता था। बोलो सिद्धांत और ओम, ये याद है या नहीं है? याद है। ठीक है। सो पहले क्या होता था कि सर आप ओपीसी को, छोटी सी कंपनी है ना, इसको बनाने के 2 साल तक आपको रुकना पड़ता था और फिर आप इसे पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते थे। हालांकि ओपीसी इज अ सॉर्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी इटसेल्फ, बट इट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड प्राइवेट कंपनी। ठीक है। तो अब कर सकते थे, लेकिन एक दो चोर रास्ते दिए हुए थे, चोर दरवाजे दिए हुए थे, एक्सेप्शंस दिए हुए थे इस पॉइंट के, जहां आपको 2 साल रुकना नहीं पड़ता था। क्या सर? जहां पर एक्सेप्ट वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 lakhs, जहां पर 50 लाख से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल हो जाती है, तो फिर आप बिना 2 साल का वेट किए ओपीसी को पब्लिक या प्राइवेट जिसमें भी इच्छा है उसमें कन्वर्ट कर सकते थे। या फिर सेकंड चोर दरवाजा क्या था, एक्सेप्शन क्या था? इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीज। उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर, सालाना टर्नओवर, एवरेज एनुअल टर्नओवर उसका 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। 2 करोड़ या उससे अधिक नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा, यानी कि 2 करोड़ और 1 रुपया होगा ना, तब एलिजिबिलिटी मिलेगी सर। तो ओपीसी को पहले का नियम क्या बोलता था? आप पब्लिक या प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो 2 साल इनकॉर्पोरेशन के बाद में, रुके 2 साल के पहले नहीं कर सकते थे, इनकॉर्पोरेशन हुए हुए 2 साल जब तक नहीं बीत जाए तब तक। और दो तोड़ चोर दरवाजे थे कि सर 50 लाख रुपीस यदि आपकी पेड अप शेयर कैपिटल हो गई है या फिर एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, तो फिर आप इसे कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन सर अब जो नया अमेंडमेंट आया है उसमें इस बात को ही ओमिट कर दिया है, डिलीट कर दिया है। यानी कि अब आप ओपीसी को कभी भी जब भी चाहें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ओपीसी को जब भी चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं, बिना 2 साल रुके, बिना 50 लाख वाली चीज का इंतजार किए, बिना 2 करोड़ वाली चीज का इंतजार किए, आप जब भी चाहें आप ओपीसी को पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस थिंग हैज बीन ओमिटेड। इस पे क्वेश्चन बन जाता था कभी एग्जाम में, प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन किया ना, इतने साल हो गए, एवरेज एनुअल टर्नओवर इतना है, क्या ये 2 साल का वेट किए बिना भी कन्वर्ट कर सकती है? अब वैसे क्वेश्चंस आपको देखने नहीं मिलेंगे, या फिर आएगा तो इसमें से ये क्वेश्चन आएगा, कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू। अब वो आपको अमेंडमेंट के कारण घुमाने की कोशिश कर सकता है कि अभी तक 2 साल नहीं बीते हैं और ये अपने आप को, ओपीसी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। बोलो कर सकते हैं क्या? तो जो बंदा अपडेटेड नहीं होगा वो तो पुराने हिसाब से जवाब देगा नहीं कर सकते हैं, और जो बंदा अपडेटेड होगा वो बाकायदा ढंग से आंसर देगा कि सर अब तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहे ही नहीं है। बिकॉज कहां से? कंपनीज इनकॉर्पोरेशन सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2021 से ये ओमिट कर दिया गया है। ठीक है सर। तीसरे अमेंडमेंट की तरफ अपन बढ़ते हैं, स्मॉल कंपनी। ठीक है। स्मॉल कंपनी का पहले क्या मतलब था? इन ठीक है, स्मॉल कंपनी given under section 285 of the companies act, which means a company which is other than a public company। यानी कि एक पब्लिक कंपनी है तो हम उसे, भले ही ये चीजें हैं तो भी, यदि वो पब्लिक कंपनी जैसे बनाई गई है तो भी हम उसे स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे, भले ही ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हो। बट इट इज बीन फॉर्म्ड एज अ पब्लिक कंपनी, देन वी विल नेवर कॉल इट एज अ स्मॉल कंपनी, क्योंकि पब्लिक की हिस्सेदारी हो गई है भाई, तो कहेगी स्मॉल कंपनी। ठीक है। सो स्मॉल कंपनी मींस अदर देन अ पब्लिक कंपनी, और जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से हाल फिलहाल कम है, और या फिर सच हायर अमाउंट as may be prescribed
which shall not be more than 10 करोड़ रुपीस। यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती ना तो इसे 10 करोड़ रुपए के अंदर अंदर इस 50 लाख रुपए को बढ़ा सकती थी। तो सर स्मॉल कंपनी कैसी? वो कंपनी सर जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपया, ठीक है, या फिर वो बड़ा अमाउंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको भी बढ़ा सकती है। यानी कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में और लोग भी आ जाएंगे यदि इस लिमिट को बढ़ाया जाए। सर सेंट्रल गवर्नमेंट कहां तक बढ़ा सकती है? सर इसको 10 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकती है। तो अमेंडमेंट में हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इस पावर का यूज कर लिया है, ठीक है। अमेंडमेंट में हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर का यूज कर लिया। और डायरेक्टली अमेंडमेंट की तरफ चलते हैं, फिर सेकंड पॉइंट की तरफ करेंगे। फॉर द पर्पसेस ऑफ सब क्लॉज 1 एंड 2, अभी तक हमने 1 ही पढ़ा है, 2 पढ़ा नहीं है, ठीक है। पेड अप कैपिटल एंड सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? टर्नओवर का ऑफ द स्मॉल कंपनी शेल नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। सर 50 लाख का क्या कर दिया सर? 2 करोड़ रुपीस तक अलाउ कर दिया। सरकार ने अपनी इस पावर का यूज लिया कि आप 10 करोड़ रुपए तक इसकी लिमिट बढ़ा सकते हैं, ज्यादा कंपनियों को स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में ला सकते हैं, जिससे उन्हें स्मॉल कंपनी होने का फायदा मिले। बहुत सारे फायदे होते हैं स्मॉल कंपनी होने के, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को यूज कर लिया, इस 10 करोड़ की लिमिट में रहते हुए इस 50 लाख को कहां तक इंक्रीज कर दिया? 2 करोड़ रुपए तक। बोलो सर पहली ये बात समझ में आई कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन चेंज हो गई है सर। सो द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बट विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीस। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया आपको? एंड सर स्मॉल कंपनी में दोनों बातें होनी जरूरी है। एक भी पॉइंट मिस हो गया ना तो फिर वो स्मॉल कंपनी के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी। तो सर जो पहले पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए थी वो अब हो गई सर 2 करोड़ रुपए, और टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट P&L अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, जो कि 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं था एज पर इट्स लास्ट P&L अकाउंट, एज पर इट्स लास्ट P&L अकाउंट, ठीक है। जो आप अभी 21-22 में चल रहे हैं, तो 20-21 का आप लास्ट P&L अकाउंट देख लीजिए, उसमें जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और आप सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कहां तक बढ़ा सकती थी? 100 करोड़ रुपीस तक बढ़ा सकती थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इधर भी अपनी इस लिमिट का यूज लिया है, इस 2 करोड़ को कितना कर दिया? टर्नओवर को 20 करोड़ रुपए कर दिया है, लेस देन इक्वल्स टू 20 करोड़ रुपए। तो सर इस 100 करोड़ रुपए की लिमिट के अंदर भी रहे 100 करोड़ रुपीस की, और बढ़ा भी दिया 2 करोड़ की बजाय टर्नओवर 20 करोड़ रुपए तक अलाउ कर दिया। यानी कि अब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन चेंज हो गई है। सर स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है वो जो एक तो पब्लिक कंपनी नहीं होती है, और जिसका नंबर 1 पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 2 करोड़ रुपए तक हो सकती है, 2 करोड़ रुपए तक हो सकती है, और जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट 10 करोड़ रुपए के भीतर भीतर तक प्रेस्क्राइब कर सकती है। और टर्नओवर एंड है, और एंड टर्नओवर ऐसी कंपनी का एज पर द लास्ट P&L अकाउंट जो है वो 20 करोड़ रुपए तक ही हो सकता है, 20 करोड़ रुपए तक हो सकता है, और मैक्सिमम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपीस तक इसको ले जा सकती है। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान करना बेटा। स्मॉल कंपनी की डिफाइन स्मॉल कंपनी करके आ गया, या स्मॉल कंपनी के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया, फुल चांस है इस बात की कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको इनमें जोड़ तोड़ करके देखना पड़ेगा। सर लेस देन इक्वल्स टू 2 करोड़ तो पेड अप शेयर कैपिटल, एंड टर्नओवर एज पर लास्ट P&L अकाउंट जो है वो 20 करोड़ रुपए तक, लेस देन इक्वल्स टू 20 करोड़ रुपए दोनों है, तो सर वो स्मॉल कंपनी है और वो पब्लिक कंपनी नहीं। सो इट क्वालिफाइज फॉर अ स्मॉल कंपनी। डिफाइन करना आ गया तो कर लेना, और कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया तो कर लेना। बोलो सर दोनों बातें हो जाएंगी? हाँ सर। सिद्धांत हाँ सर। ठीक है। तो अभी तक अपन ने 3 चेंजेस पढ़ लिए। एक तो ओपीसी के लिए रेजिडेंट इन इंडिया
ये भी चेंज हो गया, और रेजिडेंसी वाला तो रहा ही नहीं। दूसरा 182 डेज के लिए 120 डेज, और तीसरा कैलेंडर की बजाय फाइनेंशियल ईयर हो गया। देन कन्वर्जन ऑफ ओपीसी, सेकंड भी जो है वो ओपीसी का ही है, कन्वर्जन ऑफ ओपीसी टू अदर कंपनी। सर 2 साल तक नहीं कर सकती थी, यदि 50 लाख और 2 करोड़ रुपए, 50 लाख और एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक में से कोई भी एक चीज हो जाए तो ओपीसी अपने आप को कर सकती थी, लेकिन अभी हटा दिया गया, ये बंधन ही हटा दिया गया, वो जब चाहे वो कर सकती है अपने आप को कन्वर्ट। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन चेंज हो गई है, ठीक है। पॉइंट नंबर डी, डेफिनेशन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। देखो, लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज बहुत सारी होती हैं, स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं। तो इन सबको सिक्योरिटीज बोला जाता है, सिक्योरिटी मार्केट में डील होती है। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी, पहले ओल्ड प्रोविजन क्या था, लिस्टेड कंपनी वो कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जिनका सिक्योरिटी, कोई भी तरीके की सिक्योरिटी किसी भी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई हुई है, वो लिस्टेड कंपनी, ठीक है सर। लेकिन अब इसके आगे एक प्रोविजो डाल दिया गया है। प्रोविजो मींस ये सब ध्यान में रखते हुए, प्रोवाइडेड दैट such class of companies which have listed or intend to list upon some stock exchange such class of securities as may be prescribed in consultation with SEBI, Securities and Exchange Board of India, shall not be considered as listed companies। यानी कि इस पैराग्राफ, इस लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में एक प्रोविजन और ऐड कर दिया गया है, दैट कि हाँ सर, लिस्टेड कंपनी वो होती है जिसकी किसी भी तरीके की सिक्योरिटी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है। ये रिकॉग्नाइज्ड वर्ड याद रखना, ठीक है। प्रोवाइडेड ऐसी कंपनीज, उन क्लास ऑफ कंपनीज की, ऐसी क्लास ऑफ कंपनीज, जैसे कोई भी तरीके की क्लास डिफाइन कर दी जिनका टर्नओवर इतने रुपए से कम है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के दायरे में काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, उनकी जरूरत है देश को, तो कोई भी तरीके की एक क्लास डिफाइन कर दी कंपनी की, ऐसी क्लास ऑफ कंपनीज, ठीक है। वो जो भी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि वो शेयर्स के लिए यदि सेबी बोल रहा है तो शेयर्स, यदि डिबेंचर्स के लिए बोल रहा है तो डिबेंचर्स, जिस भी क्लास ऑफ सिक्योरिटी की बात की जा रही है, ऐसी क्लास ऑफ कंपनी जो किसी भी तरीके की सिक्योरिटी की बात कर रही है, वो क्लास की बात जो प्रेस्क्राइब करी जाए इन कंसल्टेशन विद सेबी। सेबी और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उन्होंने मिलके जो भी क्लास ऑफ कंपनी के लिए, जिस भी क्लास ऑफ सिक्योरिटी के लिए डिसाइड किया है, इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लिस्टेड कंपनी। वो भले ही इधर लिस्ट हुई हुई है, उन्हें लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। सर तो इसका फायदा क्या हुआ ना, तो उन्हें लिस्टिंग रिलेटेड बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, उन्हें वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे बाउंडेशन से वो बच जाएंगी, ठीक है। सो लिस्टेड कंपनी जिनकी कोई भी सिक्योरिटी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है, लेकिन ऐसी क्लास ऑफ कंपनी जो कि लिस्ट हो रखी है या फिर इंटेंड कर रही है लिस्ट होने के लिए, या फिर जिनकी किसी भी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, ऐसी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज जो कि सेबी के साथ में कंसल्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने जिसको भी एक्सेप्शन दिया है वो लिस्टेड नहीं मानी जाएगी। बोलो सर, समझ में आ गया लिस्टेड कंपनी की नई डेफिनेशन? हाँ सर। ठीक है। अब हमारे पास में आज का लास्ट अमेंडमेंट है रिगार्डिंग सेक्शन 8 कंपनी। सिद्धांत, सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है रे? सर वो जो सोशल कॉजेस के लिए ये करता है वो है ना? यस, तो इसको आप कैसे बोलोगे जब भी एग्जाम में यदि आ जाए सेक्शन 8 कंपनी क्या है, तुमको बोलना है कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसका दूसरा नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी।
नॉट फॉर प्रॉफिट का ये मतलब नहीं है कि वो प्रॉफिट नहीं कमा सकती भाई, वो बिल्कुल प्रॉफिट कमा सकती है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट का मेन मतलब क्या है कि वो उस प्रॉफिट को डिविडेंड जैसे अपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती हैं, उस प्रॉफिट को उन्हें कंपनी के कामों के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए या एक्सपेंशन के लिए ही यूज कर सकती हैं, बाकी डिविडेंड जैसे डिस्ट्रीब्यूट ना कर सकती हैं। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है भाई, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई जाती है सर किसी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ठीक है, तो इन कंपनियों को यार अपने नाम के आगे से ये वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और ये सब लिखना भी की भी छूट दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है सेक्शन 8 कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी होने का। ठीक है, लेकिन कुछ बदमाश लोग होते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी खोलते हैं, सेक्शन 8 कंपनी खोलते हैं, खोलते तो सेक्शन 8 कंपनी है, लेकिन उनकी एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो कोई ना कोई चोर दरवाजे से रास्ते से क्या करते हैं, उसके प्रॉफिट्स को निकाल निकाल के बांट लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर मैं एग्जांपल बताऊं, मान लो ओम की एक सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, और हमारे सिद्धांत की टेंट वगैरह लगाने का बहुत बड़ा काम है, तो ओम ने एक अरेंजमेंट किया, उसमें सिद्धांत को टेंट कैटरर्स जैसे मतलब बुला लिया इवेंट मैनेजमेंट के लिए। उसको बोला मैं तेरे को 50 लाख रुपए का काम दूंगा, लेकिन बदले में इसमें से 10 लाख रुपए मेरे को कैश वापस दे देना अलग से। यानी कि वो क्या कर रहा है ओम, इसी कंपनी का पैसा जो डिविडेंड जैसे आप लोगों को लेने का अधिकार नहीं था, वो घुमा घुमा के गलत रास्तों से यहाँ पर ले रहा है। बोलो सर, समझ में आया सेक्शन 8 कंपनी का दुरुपयोग कैसे हो रहा है? यस। हाँ सर। तो जिसने ये काम किया वो गड़बड़ आदमी, ठीक है, तो उसको पेनल्टी या पनिशमेंट मिलना चाहिए था। हाँ सर मिलना चाहिए था। तो पुराने कंपनीज एक्ट में क्या था, इफ अ कंपनी मेक्स एनी, देखो कंपनी भी डिफॉल्ट कर रही है तो उस पर भी पेनल्टी लगेगी, और कंपनी से रिलेटेड कोई डायरेक्टर या अधिकारी भी गलती में इन्वॉल्व है तो उस पर भी पेनल्टी लगेगी या पनिशमेंट मिलेगा। इफ अ कंपनी makes any default in complying with any of the requirements laid down in section 811, ठीक है, the company shall be punishable with fine varying from, कंपनी का फाइन लगेगा, सबसे पहले कंपनी को तो फाइन जो है वो 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन दिया जाएगा। एंड इसके अलावा हर वो डायरेक्टर या हर वो ऑफिसर जो उस डिफॉल्ट में शामिल था, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years, और यानी कि 3 साल की जेल, और with fine varying from 25,000 rupees to 25 lakh rupees। ठीक है, जो कि या फिर दोनों 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, प्लस 25,000 से 25 लाख तक का पनिशमेंट, मॉनेटरी पनिशमेंट भी मिल सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो कंपनी के ऊपर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, और डायरेक्टर या ऑफिसर जो कि उस दौरान कंपनी में थे और जहां प्रूव हो गया है कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, ठीक है, जहां पर कंपनी के अफेयर्स गलत तरीके से किए गए हैं, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, हर वो बंदा जो डिफॉल्ट में था, केवल उस दौरान आप ऑफिसर थे तो ये जरूरी नहीं आपको पनिशमेंट मिले, जो कि गलती पे था, आपकी गलती दिखनी चाहिए। एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल फॉर एक्शन अंडर फ्रॉड वाला सेक्शन, कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन 447 फ्रॉड की बात करता है। तो सर दो बातें, कंपनी के ऊपर 10 लाख से 1 करोड़ और डायरेक्टर या ऑफिसर पे 3 साल या फिर 3 साल जेल, या फिर 25,000 से 25 लाख तक का फाइन, या फिर दोनों, जो भी उस दौरान डायरेक्टर या ऑफिसर इन्वॉल्व थे। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है था। अब नया प्रोविजन क्या आ गया इसकी जगह सर, if a company makes any default in complying with any requirements laid down in section 811, the company shall, without prejudice to any other action under the provisions of this section, सर कोई भी दूसरा
कोई भी दूसरा एक्शन जो कंपनी के अंडर कंपनी के ऊपर लिया जा सकता है, उसे नहीं देखते हुए भी वो तो लो ही लो, ये भी देखो, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन which shall not be less than 10 lakh rupees but which may extend to 1 crore rupees. लिमिट वही रखी है 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की। लेकिन पहले क्या होता था, कई जने दूसरे प्रोविजंस जो कंपनीज एक्ट में थे, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, उनकी दुहाई दे देते थे कि हम पे वो भी लग रहा है, फिर ये क्यों लग रहा है। तो यहाँ इन्होंने साफ कर दिया, विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर एक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, जो कोई दूसरा एक्शन उन पे लिया जा सकता है उसको तो साइड में रखो, ये तो लेना ही है, ठीक है, वो भी लो, ये भी लेना है, ठीक है। 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की तो कंपनी के ऊपर, एंड द डायरेक्टर एंड एवरी ऑफिसर, यहाँ पर भी वही आ गया, who is in default shall be punishable with fine not less than 25,000 rupees but which may extend to 25 lakh rupees। ये लिमिट भी सेम रखी है, उसको भी दिया जाएगा प्रसाद। कंपनी को तो प्रसाद मिलेगा ही, डायरेक्टर या ऑफिसर जो उसमें इन्वॉल्व था उसको भी प्रॉब्लम होगी। प्रोवाइडेड दैट, अब ये प्रोविजन नया आ गया, प्रोविजो आ गया नया, प्रोवाइडेड दैट when it is proved that the affairs of the company were conducted fraudulently, every officer in default shall be liable for action under fraud वाला सेक्शन। जब प्रूव हो जाएगा कि इन्होंने गलत तरीके से काम किए हैं, तो फिर फ्रॉड वाले सेक्शन के अंडर भी इन पे कार्रवाई करी जा सकती है। सर तो ओमिट एक और चीज हो गई, इम्प्रिजनमेंट वाला, जो 3 साल का इम्प्रिजनमेंट या फिर 25,000 से 25 लाख तक का फाइन, या फिर दोनों में से ये चीज ओमिट कर दी, यानी अब जेल की बात हटा दी गई है यहाँ से। बोलो सर, क्लियर हुई बात? ओम, हाँ सर। सिद्धांत, ये पेनल्टी यस सर। प्रोविजंस के नाम से आ सकता है, ये सेक्शन 8 कंपनी में एक्सप्लेन द पेनल्टी प्रोविजंस इन केस ऑफ अ फ्रॉड डन बाय अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, और तो कंपनी पे क्या पेनल्टी प्रोविजंस होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ये आने की, ये जो अमेंडमेंट्स है, इनके आने, इनमें से क्वेश्चन आने की बहुत 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 अच्छी एक आपको संभावना। ठीक है भाई, क्लियर है? रखूं, आज की क्लास खत्म करें यहीं पर, ये वाली? हाँ सर। तो हाँ सर। तो मुझे कल टेस्ट कितनी बजे देना चाहता है वो बता देना। हाँ ठीक है। ठीक है सिद्धांत, तेरी तैयारी हो तो तू भी दे देना, नहीं हो तो तैयार कर ले भाई फटाफट। हाँ सर ठीक है। देगा क्या टेस्ट? नहीं सर, अभी तक हुई नहीं है, मैं करके बाद में नेक्स्ट टेस्ट दे दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओम तो फिर तू ही देना बेटा। हाँ हाँ सर। ठीक है, चलिए मैं आज की क्लास